कैसे हैं दोस्तों। शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज से उसके दफ्तर में एक दिन सऊदी ऑयल कंपनी अरामको का एक आला ओहदेदार मिलने के लिए आया। उसने शाह से कहा, जनाब, सऊदी उलेमा ने वेनिला फ्लावर पर पाबंदी लगा दी है। सऊदी अरब में हमारे लोग इसका खानों में, आइसक्रीम, केक में बहुत इस्तेमाल करते हैं। इस पाबंदी का कोई जवाब ही नहीं बनता। ये शख्स सऊदी अरब में अरामको कंपनी का नायब सदर माइक अमीन था। सऊदी अरब में कायम इस ऑयल कंपनी के अंदर आप जानते हैं कि हज़ारों यूरोपियन, अमरीकी और कुछ दूसरे गैर मुल्की लोग काम करते थे और इन्हें वेनिला फ्लेवर बहुत पसंद था। सो उनके लिए ये पाबंदी उनके खानों ही को बदमज़ा करने वाली बात थी। दरअसल इस पाबंदी के पीछे सऊदी उलेमा की दलील ये थी कि वेनिला फ्लेवर में अल्कोहल के जज़ियात इस्तेमाल हो रहे हैं। अरामको के वाइस प्रेसिडेंट के मुताबिक शाह फैसल ने उसी वक्त फ़ोन उठाया और वेनिला पर पाबंदी का फैसला वापस करा दिया। इस फौरी फैसले से सऊदी अरब में वेनिला फ्लेवर तो बच गया, लेकिन सऊदी उलेमा और शाह फैसल के ताल्लुकात और भी ज़्यादा ख़राब हो गए। यहाँ तक कि सऊदी उलेमा और आले शेख ने ज़मीन की गर्दिश को मुस्तरद किया, टीवी स्टेशन के क़याम पर हंगामा खड़ा किया और ख़वातीन के हुकूक के रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो गए। शाह फैसल ने इस जज्बात से बिखरे हुए बहरानों का मुकाबला कैसे किया? फिर वो कौन सी आग थी जिसकी वजह से शाह फैसल के होठों की हंसी गायब हो गई? मैं हूं नवाज खान और सामिर खान व्लॉग की सीरीज शाह फैसल कौन था की 4 एपिसोड में हम आपको यही सब दिखा रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, 1964 में जब शाह फैसल सऊदी अरब का बादशाह बना तो उसके सामने 4 बड़े चैलेंजेस थे जो उसे हर हाल में फेस करना थे। पहला चैलेंज था सऊदी अरब में उलेमा को नाराज किए बिना सऊदी अरब में मॉडर्निज्म फैलाना और इस दौरान कम्युनिस्ट इंकलाबियों को भी कंट्रोल करना। ये इसलिए ज़रूरी था कि सऊदी अरब के साथ ही मिस्र में जमाल अब्दुल नासिर और नजीब बादशाहत का तख्ता उलटकर एक सोशल इनकलाब ला चुके थे, जिसके बाद अरब दुनिया के तमाम बादशाहों को यही खतरा था कि उनके लोग भी बादशाहत के खिलाफ कहीं उठ खड़े ना हो जाएं। तो शाह फैसल को ऐसे सऊदी जज्बाती नौजवानों के लिए मॉडर्निज्म रिफॉर्म भी करना थे ताकि उन्हें किसी बगावत के बिना ही वो सब कुछ मिल जाए जो वो इनकलाब के जरिए हासिल करना चाह रहे थे। और इसी दौरान इस्लाम पसंदों के भारी पत्थर को भी उसे उठाना था, क्योंकि वो जदीद इस्लाहात को गैर इस्लामी समझ रहे थे। तो ये हो गया दोस्तों पहला चैलेंज। शाह फैसल के सामने दूसरा चैलेंज सऊदी अरब के हमसाया मुल्क यमन में 1962 से जारी खाना जंगी था। इस सिविल वॉर में कुछ ऐसे ग्रुप भी थे जो सऊदी अरब के खिलाफ थे और इन्हें मिस्र से भरपूर मदद मिल रही थी। शाह फैसल को इन्हें भी ताकत में आने से रोकना था ताकि सऊदी अरब के बॉर्डर पर कहीं इसके दुश्मनों की हुकूमत ही ना बन जाए। उसके सामने तीसरा बड़ा चैलेंज था इसराइल की बढ़ती हुई ताकत से अरब ममालिक को बचाना, क्योंकि इसराइल अमेरिका की हिमायत से और अपनी एलानिया मदद से अपना रकबा बढ़ाता चला जा रहा था और इन मंसूबों पर काम कर रहा था। शाह फैसल के सामने चौथा बड़ा चैलेंज था एक मुस्लिम ब्लॉक का क़याम, जिसमें अरब ममालिक के अलावा गैर अरब ममालिक जैसे कि इंडोनेशिया, पाकिस्तान वगैरह भी शरीक किए जाएं। शाह फैसल इस मुस्लिम ब्लॉक के ज़रिए मुसलमान ममालिक को एक आलमी ताकत बनाना चाहता था ताकि वो इसराइल जैसे चैलेंज से निपटने के लिए एक साथ काम कर सके। इन 4 चैलेंज के साथ शाह फैसल ने अपनी बादशाहत का आगाज़ कर दिया। अपनी हुकूमत के पहले ही बरस उसे पहले ही चैलेंज से वास्ता पड़ गया, यानी उलेमा के साथ उसकी कशमकश शुरू हो गई। वैसे भी वो बादशाह बनने से पहले ही उलेमा की मुखालफत के बावजूद सऊदी अरब में लड़कियों के स्कूल कायम कर चुका था, जिसकी कहानी आप पिछली किस्त में भी देख चुके हैं। अब जबकि वो बादशाह बन चुका था तो उसने नई इस्लाहात का अमल और भी तेज कर दिया, लेकिन इन इस्लाहात के खिलाफ मजहबी तबके की मजामत भी फौरी तौर पर सामने आने लगी, बल्कि ये तबका ज़बानी मुखालफत से आगे बढ़कर तशद्दुद यानी वायलेंस पर उतर आया था। इस तरह के रवैये का अमली मुजाहिरा तब हुआ जब सऊदी अरब में पहला टीवी स्टेशन कायम किया गया। शाह फैसल ने अपने रिफॉर्म एजेंडे के तहत 1965 में सऊदी अरब में टीवी का आगाज़ किया। शाह फैसल का ख्याल था कि टीवी की नशरियात से तालीम को फ़ायदा पहुँचेगा। इसके अलावा टीवी से आले सऊद के कारनामों की नुमाइश भी हो सकेगी, जिससे सऊदी हुकूमत मजबूत होगी। चुनांचे
शाह फैसल के हुक्म पर रियाज में पहला टीवी स्टेशन कायम किया गया, लेकिन मजहबी तबके को शाह फैसल का ये काम एक नज़र भी न भाया। टीवी स्टेशन का कायम जिसे मजहबी तबके के लिए एक रेड लाइन क्रॉस करना जैसा अमल था। उनकी नज़र में टेलीविज़न हराम था, क्योंकि इस पर इंसानों की तस्वीरें हरकत करती हुई नजर आती थीं। अब उनके नज़दीक जहां तस्वीर हराम थी, तो इस लिहाज से टीवी ज़्यादा हराम था। फिर वो ये भी यकीन रखते थे कि टेलीविज़न से फहाशी फैलती है। यही वजह थी कि सख्तगीर सऊदी उलेमा टेलीविज़न को शैतानी मशीन समझते थे और कहते थे। चुनांचे जब शाह फैसल ने टेलीविज़न स्टेशन कायम किया, तो इसकी ट्रांसमिशन रोकने के लिए सऊदी अरब में हंगामे शुरू हो गए। तो दोस्तों, यहाँ आता है शाह फैसल की ज़िंदगी का सबसे अहम टर्निंग पॉइंट। वो ये कि इस हंगामों में आले सऊद के कुछ ऐसे शहजादे भी शामिल हो गए थे जो सख्तगीर मजहबी ख्यालात रखते थे। ऐसे ही एक शहजादे का नाम था खालिद बिन मसाद अल सऊद। खालिद का वालिद मसाद अब्दुल अजीज़ का बेटा था। इस लिहाज से खालिद बिन अब्दुल मसाद शाह फैसल का भतीजा था। तो शहजादा खालिद ने 100 लोगों के साथ मिलकर सऊदी टेलीविज़न स्टेशन पर हमला कर दिया और यहाँ उसने फायरिंग भी की थी। टीवी स्टेशन की हिफाजत के लिए मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने हमलावरों पर जवाबी फायरिंग कर दी। अब हुआ ये कि इस जवाबी फायरिंग में खालिद बिन मसाद मारा गया। एक सऊदी शहजादे की मौत ने सऊदी अरब में कोहराम मचा दिया। आले सऊद में भी कई शहजादे इस वाक़े के बाद शाह फैसल से सख्त नाराज हो गए थे। शाह का सौतेला भाई मसाद बिन अब्दुल अजीज, जिसका बेटा मारा गया था, वो गुस्से में भरा हुआ शाह फैसल के पास आया और उसने बदले का इंसाफ मांगा। उसने कहा, जिस सिपाही ने मेरे बेटे को गोली चलाई है, उसे भी मौत की सजा दी जाए। लेकिन शाह फैसल ने अपने भाई का ये मुतालबा नामंजूर कर दिया। उसने कहा, तुम्हारा बेटा कानून तोड़ रहा था, उसके साथ बदकिस्मती से यही होना था जो हुआ। यानी शाह फैसल ने टीवी वाले मामले पर किसी भी कॉम्प्रोमाइज से इनकार कर दिया। शाह फैसल के इस सख्तगीर फैसले के बाद फिर किसी की हंगामा करने की हिम्मत नहीं हुई। शाह फैसल ने टीवी वाले मामले पर स्टैंड तो ले लिया था, लेकिन हकीकत ये थी कि वो उलेमाओं का दबाव मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज भी नहीं कर सकता था, क्योंकि ये उलेमा आले मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब से ताल्लुक़ रखते थे और आले सऊद के साथ सदियों से इक़्तिदार में शामिल थे। सऊदी अवाम पर भी इनका गहरा असर था। इसलिए शाह फैसल जहां एक तरफ इस्लाहात कर रहा था, तो वही वो आले शेख यानी मजहबी इस्टेब्लिशमेंट को भी खुश करने की भरपूर कोशिश कर रहा था। उसने उलेमाओं को मुतमईन करने के लिए टीवी पर रोमांटिक सीन या अल शेख के मुताबिक खिलाफ मजहबी क्लिप दिखाने पर भी पाबंदी लगा दी थी। टीवी पर कुरान करीम की तिलावत भी बाकायदा दिखाई जाने लगी थी। तमाम गैर मुल्की प्रोग्राम, यहाँ तक कि बच्चों के कार्टून मिक्की माउस भी सेंसर करके बच्चों को दिखाई जाती थी। टीवी के हवाले से उलेमा का दूसरा एतराज़ था लड़कियों की मुलाजमत यानी नौकरी करना। उलेमा अब ख़वातीन की नौकरी को भी अच्छी नज़र से नहीं देखते थे, जबकि शाह फैसल तो वुमेन के एम्प्लॉयमेंट के हक में था। उसी के दौर में ख़वातीन को जॉब मिलना शुरू भी हो गई थी। यहाँ तक कि ख़वातीन अब टेलीविज़न स्क्रीन पर भी दिखाई देने लगी थीं। नवाल बख्श वो पहली ख़वातीन थी जिसने 1966 में पहली बार टीवी स्क्रीन पर नौकरी की थी। शाह फैसल ये सब इस्लाहात अपनी निगरानी में करवा रहा था, लेकिन साथ में वो ऐसा बयानात भी दे रहा था जिससे लगता था वो सऊदी मजहबी एस्टेब्लिशमेंट को भी नाराज़ नहीं करना चाहता। एक बार उसने कहा कि ख़वातीन नई नस्ल की तालीम और देखभाल के लिए ज़्यादा मुफीद हो सकती हैं। हम नहीं समझते कि दफ्तरों और हवाई जहाज़ में एयर होस्टेस वगैरह की हैसियत में काम करना ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह शाह फैसल ने शाही हुक्मनामे के ज़रिए सऊदी नौजवानों को हिदायत दी थी कि वो अपने लिबास और रवैये का ख्याल रखें। सऊदी अरब में क्रिसमस ट्री बेचने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। सऊदी मुलाजमीन पर भी बाजमात नमाज और तालीमी इदारों में तालिबात के लिए पर्दा भी लाजमी कर दिया गया था। मजहबी मैदान में शाह फैसल का सबसे बड़ा कारनामा शायद ये था कि उसी के दौर में खाना काबा की तोसी का काम मुकम्मल हुआ था। ये काम शाह फैसल के वालिद अब्दुल अजीज़ के दौर में ही शुरू हो चुका था, लेकिन धीरे धीरे थोड़ी रफ्तार से जारी था। शाह अब्दुल अजीज़ ने अपने बेटों को भी नसीहत की थी कि वो मस्जिद अल हराम की तोसी के काम को जारी रखें। शाह फैसल ने 1973 तक इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लिया था। इसी तरह खाना काबा के आसपास की बहुत सी इमारतों को गिराकर तवाफ की जगह को बढ़ा दिया गया था।
पहले तवाफ की जगह 29,000 स्क्वायर फीट थी, लेकिन 1973 तक ये जगह 1,63,000 स्क्वायर फीट हो चुकी थी। शाह फैसल ने एक और काम ये किया कि शाही खानदान में खादिमुल हरमैन शरीफैन का टाइटल पहचान के तौर पर रख लिया। उसने गिलाफ़े काबा, जिसे किस्वतुल काबा कहा जाता है, उस पर अपना नाम लिखवाने के बजाय खादिमुल हरमैन शरीफैन लिखवाना शुरू कर दिया, जबकि उससे पहले किस्वा पर सऊदी बादशाह का नाम लिखा जाता था। शाह फैसल के बाद 3 सऊदी हुक्मरान दोस्तों इसी टाइटल को सरकारी तौर पर इख्तियार कर चुके थे। लेकिन दोस्तों शाह फैसल की तरफ से मजहब की सारी खिदमात और इक़दामात के बावजूद उलेमा की तरफ से कोई ना कोई ऐसा इक़दाम या कोई फतवा ज़रूर सामने आ जाता था जो शाह फैसल के लिए न सिर्फ परेशानी बल्कि कभी कभी शर्मिंदगी का भी वजह बनता था। ऐसे फतवों में सबसे ऊपर थे मारूफ सऊदी नाबीना आलम दीन अब्दुल अजीज इब्ने बाज। इब्ने बाज मदीना के इस्लामी यूनिवर्सिटी के वाइस डायरेक्टर थे और सऊदी मजहबी इस्टेब्लिशमेंट के बहुत बड़े रुकन थे, और सऊदी मजहबी तबका उनके कहे एक एक लफ्ज़ को तस्लीम करता था। मतलब ये कि वो आले शेख का हिस्सा तो नहीं थे, लेकिन फिर भी वो सऊदी उलेमा में एक ताकतवर हैसियत रखते थे और इन्हें इग्नोर करना बादशाह के लिए भी आसान नहीं था। वो उलेमा के मुतालबात हुकूमत तक पहुँचाने के लिए शाह फैसल से मुलाकातें भी किया करते थे। अब मामला ये था, इब्ने बाज जदीद तालीम जो साइंस से मुतालिक थी उसके सख्त खिलाफ थे। उन्होंने एक बार एक आर्टिकल लिखा जिसमें रियाज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर तनकीद की गई थी। उन्होंने लिखा था कि यहाँ के प्रोफेसर झूठ पढ़ा रहे हैं कि ज़मीन सूरज अपने मदार के आसपास घूमती है। इब्ने बास ने लिखा कि कुरान पाक पैगम्बर इस्लाम की तालीमात, मुस्लिम साइंसदानों की अक्सरियत का नज़रिया और असल हकीकत यही है कि दरअसल ये ज़मीन नहीं सूरज है जो अपने परवरदिगार के हुक्म से अपने मदार में चक्कर लगा रहा है, जबकि ज़मीन रुकी हुई है और एक जगह पर फिक्स है। इब्ने बास का ये पॉइंट 2 सऊदी अखबार में शाया हुआ। जब शाह फैसल को मौलाना इब्ने बास की इस तहरीर का इल्म हुआ तो उन्होंने हुक्म दिया कि इन 2 अखबार की जो भी कॉपियाँ मिले उन्हें ज़ाया कर दिया जाए। शाह फैसल के हुक्म पर इन अखबारात की जो भी कॉपियाँ दस्तावेज मिले उन्हें ज़ाया कर दिया गया। लेकिन दोस्तों उस वक्त तक जो होने वाली वारदात थी वो सब हो चुकी थी। इब्ने बास का फतवा आर्टिकल पूरी दुनिया में फैल चुका था। दोस्तों इसके बाद क्या हुआ? मिस्र के सदर जमाल अब्दुल नासिर की नज़रियात और ख्यालात सऊदी कौम के बारे में किस दर्जे पर थे और किस तरह थे, ये सब हम आपको दिखाएंगे सामिर खान व्लॉग की सीरीज शाह फैसल कौन था की किस नंबर 5 में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आपका दोस्त नवाज खान।